एक बाबू मेरे तन्नू बोलो खट्टर तेरा राज में बाजरो गए जहाज में। मेरे को बड़ी हंसी आई। 1997 की बात है, मैं विद्यार्थी विस्तारक होता था संघ में। तो माननीय मनोहर लाल जी से तब मुलाकात हुई। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने तो मुझे कंप्यूटर की टाइपिंग तक सिखाई। अच्छा, अब जब आप कोसली आ गए हो तो आपने पहली बात तो ये इस हल्के को क्यों चुना? क्योंकि मैं देख रहा था कि आपका गांव जो है वो झज्जर जिले में पड़ता है, तो आप अब नेता के ऊपर तो ये टैग लग जाता है ना कि भाई तू तो बाहर का आदमी है, तू क्यों यहाँ टिकट मांग रहा है? तो सार्वजनिक एक सहमति बनती है, उसके बाद होती है। और राविंद्रजीत सिंह का पूरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद है आप? बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है। नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और मैं हूँ आपके साथ राहुल यादव। और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बहुत से नेता हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं जो तैयारी में लगे हैं टिकट की। तो आज एक युवा नेता हमारे साथ है, अभिमन्यु जी, और उनसे आपको मिलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और टिकट की तैयारी में है, कोसली विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं भाजपा के टिकट पर। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा तक में। धन्यवाद राहुल जी। तो क्या चल रहा है? आपने ऑफिस खोल लिया कोसली में और आपके नाम की बड़ी चर्चा है कि भाई एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का ओएसडी रहा और अब अचानक से चंडीगढ़ की शान शौकत छोड़ के और अब विधानसभा के रण में उतरने की तैयारी में है। देखो, ये मेरा इलाका रहा है। हाँ। मैं दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी सारी रिश्तेदारियाँ, मेरा ननिहाल कोसली में है, वहाँ मैं पला बढ़ा, मेरी शिक्षा भी हुई। तो इस इलाके से मेरा जुड़ाव हमेशा रहा है। पिछले 10 साल से यहाँ के लोगों से मैं कनेक्ट रहा हूँ, पूरी तरह आना जाना, लोगों के काम। जब आप कहीं बैठते हैं, किसी भी, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई सत्ता में हो, देखिए लोगों को, इलाके को आस हो जाती है कि हमारा कोई व्यक्ति वहाँ बैठा है, कभी कोई दिक्कत आ जाएगी तो हम उसके पास जा सकते हैं। उनको एक आस होती है। तो हम बैठा था, लोग यहाँ आते थे, मैंने खूब काम कराए लोगों के। गांव गांव में मेरी रिश्तेदारियां हैं, मेरी सारी रिश्तेदारियां कोसली विधानसभा में है, संयोग है ये। तो लेकिन आप जब ओएसडी रहे और इतने लंबे समय तक आप मनोहर लाल जी के साथ ओएसडी रहे, फिर नायब सैनी जी के भी आप ओएसडी बने। बिल्कुल। ओएसडी तो बहुत बनते हैं, आते हैं चले जाते हैं। नायब मनोहर लाल जी के साथ भी बहुत थे, कईयों ने चुनाव भी लड़ा पिछली बार। आपने इतना लंबा कार्यकाल कैसे टिके रहे? आप क्या ट्यूनिंग है मनोहर जी के साथ आपकी? देखिए, 1997 की बात है, मैं विद्यार्थी विस्तारक होता था संघ में। तो माननीय मनोहर लाल जी से तब मुलाकात हुई। माननीय मनोहर लाल जी उस समय हरियाणा के संगठन मंत्री होते थे। तो वो कभी भी दौरे पे आते इलाके में, इधर रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, ये मेरे पास इधर का काम था। जब भी आते तो कहीं ना कहीं सहयोग से मिलना हो जाता था। तो उन्होंने कहा, मुझे मनोहर जी ने एक बार कहा कि हम संघ से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, एक ना एक दिन आना तो यही है, अभी आ जाओ। और मुझे एक दिन कहा कि अभिमन्यु, बैग उठाओ घर से और कुछ काम करना है, आ जाओ। मैंने बैग उठाया, मनोहर लाल जी घर पे आ गए और गाड़ी में हम रोहतक चले गए। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। माननीय नायब सिंह सैनी जी उस समय पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। माननीय मनोहर जी ने मुझे सारी चीज़ें बताई, सिखाई। और माननीय नायब सिंह सैनी जी ने तो मुझे कंप्यूटर की टाइपिंग तक सिखाई। मेरी आयु उस समय 16-17 साल की थी, तो इन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया। और उस समय की मेरा सौभाग्य कहूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री, वो हमारे प्रभारी होते थे। उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में माननीय मनोहर लाल जी और माननीय नायब सिंह सैनी जी, मतलब मैं क्या कहूँ कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य था कि इन लोगों के उंगलियां पकड़ के मैंने चलना सीखा। अच्छा, आज तो आप जिस नेटवर्किंग की बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री बन गए मनोहर लाल जी, अब केंद्र में मंत्री हैं, और नायब सैनी जी जो आपको जिन्होंने सिखाया वो आज मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी जो उस समय प्रभारी थे वो आज प्रधानमंत्री है। आज तो सारी गोटियां सेट हो गई। लेकिन जब आप गए, पूर्णकालिक आप बने पार्टी में, तो उस समय तो भाजपा का कोई बहुत ज्यादा, हरियाणा में तो उतना रुतबा भी नहीं था, ना पार्टी के पास ज्यादा सत्ता आती थी। तो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है, इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, तो वो ये चाहता है कि भाई पावर के साथ लगे। तो पावर के साथ लगने आपने इसको छोड़ के और फिर भाजपा को क्यों चुना? मतलब क्या वजह रही इसकी?
क्या था कि एक मन में लालसा थी। हम्म, मेरा परिवार जो है सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ परिवार है। मेरे फादर, मेरे पिताजी जो है बहुत समाज सेवी व्यक्ति थे। उन्होंने इलाके के लिए काम किया, तो मन में एक टीस थी, क्योंकि उनके साथ बचपन से ही, जब मेरी आयु 6-7 साल की थी, उनकी उंगली पकड़ के सामाजिक कार्यों में जाना, शिक्षा के साथ साथ जो है इधर उधर जाना, एक मन में थोड़ी सी टीस थी कि समाज के लिए कुछ काम किया जाए। हम्म, और वो कहीं ना कहीं टीस को माननीय मनोहर लाल जी ने उसको हवा दे दी। हम्म, और आज मैं ओएसडी रहते हुए माननीय मनोहर लाल जी का मैं निजी सचिव रहा। जी। इलाके में खूब आना जाना, लोगों का खूब आना जाना, हम्म, पूरे हरियाणा के लिए काम किया। बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। लोग मुझे कहते यार आप 24 घंटे में से 18-20 घंटे काम करते हैं। ये उदाहरण आप किसी से पूछ सकते हैं। मगर काम करने में बड़ा मजा आता है। कुछ लोग तो मुझे शाम को कहते हैं यार इतना काम करते आप थके से नहीं दिख रहे। मैंने कहा मेरे मन में एक उत्साह रहता है, मैं जितना ज्यादा काम करता हूँ उतना अच्छा लगता है। हम्म, लोगों से मिलके उनकी समस्याएं सुनना, उनका समाधान कराना, हम्म। अलग अलग जिलों में जाना, तो एक अच्छा लगता था कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, इतना बनाया कि मैं लोगों की सुन सकूं, उनका समाधान कर सकूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हम्म। अच्छा, व्यक्ति जब सीएम के हम देखते हैं कि उस सीएम हाउस में जो कोई टॉप पोजीशन पे होता है या कोई ओएसडी होता है या पीए या पीएस होता है, तो उसकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, लोगों की बहुत उम्मीद हो जाती है उस पर। तो आपने क्या उपलब्धि आपकी रही है बीते इन 9.5 सालों में, और फिर कुछ दिन आपने नायब सैनी जी के साथ भी काम किया एज ए ओएसडी। तो आपने क्या सीखा वहां पर, अफसरशाही कैसे काम करती है और कैसे जनता के भले के लिए एक ओएसडी काम कर सकता है? देखिए सब जिनके साथ आप काम करते हैं वो बॉस होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। हम्म, वो दिशा निर्देश देते हैं, उनके अनुसार ही काम करना पड़ता है। हम्म, तो मैं हमेशा माननीय मनोहर जी के बिल्कुल नजदीक रहा, साथ रहा, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी बहुत थी। मैं काम करने का बड़ा एकदम उत्सुक रहता था। और कहीं भी वो मुझे जाते साथ लेके जाते थे। लोग किसी भी जिले में दौरा होता, मैं हमेशा उनके साथ रहता था, हम्म, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी मुझे कहते थे कि मैं खाली नहीं बैठ सकता। वो कहते थे मुन्नी मुझे काम चाहिए, काम। बोला ये खाली दिमाग शैतान का घर है। और उनको काम करने में बहुत मजा आता था। आप कह रहे हैं काम करने में मजा आता था, उनको काम चाहिए था, तो फिर पार्टी को भी उनसे काम ही चाहिए था, तो बदल क्यों दिया फिर? ये तो देखो एक संगठन है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूँ संगठन नहीं, मेरा परिवार है। मेरे परिवार ने भी इतना प्यार नहीं दिया मुझे जितना संगठन ने दिया। आज इतने बड़े बड़े नेता केंद्र के, हरियाणा के, जब मुझे नाम से पुकारते हैं लोगों के बीच में, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया है और आज ये प्यार है। लोग कहते हैं आपको तो सब जानते हैं, आपको तो बड़े बड़े नेता नाम लेके पुकारते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने सिर्फ यही कमाया, एक मेरी पहचान बनी। आदमी जीवन में किसके लिए काम करता है? देश समाज के लिए काम करता है, एक पहचान के लिए काम करता है। अच्छा, अब जब आप कोसली आ गए हो, तो आपने पहली बात तो इस हल्के को क्यों चुना? क्योंकि मैं देख रहा था कि आपका गांव जो है वो झज्जर जिले में पड़ता है, तो आप अब नेता के ऊपर तो ये टैग लग जाता है ना कि भाई तू तो बाहर का आदमी है, तू क्यों यहाँ टिकट मांग रहा दिक्कत क्या थी, जब 94-5 में बाढ़ आई थी, है? तो हमारे इधर का इलाका डूब गया था, रोहतक झज्जर सब, मेरा गांव तक। पानी में आने जाने के लिए बड़ी समस्याएं रहती थी। उस समय मैं अपने ननिहाल कोसली आ गया। मैं कोसली के स्कूल में जाने लग गया। वहाँ सामाजिक कामों में मेरी रुचि होगी, वहाँ के लोगों से जुड़ाव हो गया। तो उस समय से इस इलाके से मेरा जुड़ाव हो गया। मेरी सारी रिश्तेदारियां, मेरी बुआ, मेरी बहनें, सब उस इलाके में रिश्तेदारियां हैं। तो रिश्तेदारियों में आना जाना, लोगों से वहाँ मिलना जुलना, तब से वहाँ से लगाव हो गया। और उसके बाद मैंने
वहाँ के लोगों के लिए काम, वहाँ के इलाके के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो अभी आपको क्या लगता है जब आप कोसली में घूम रहे हो, क्योंकि आप ही का विधायक है वहाँ लंबे समय से, पिछले 2 बार से, हम्म। तो क्या दिक्कतें हैं कोसली के लोगों की? आप कह रहे हैं कि आपने दफ्तर खोला है, लोग आते हैं, अपनी शिकायतें बताते हैं। तो आपने क्या देखा? कुछ काम कराया आपकी सरकार ने और कमियाँ क्या नज़र आती हैं आपको? देखिए, सरकार ने खूब काम कराए हैं, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कामों की। हुँ, लोगों की छोटी-मोटी समस्याएँ रहती हैं, हुँ, उसमें कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। जिस तरह से लोगों के लिए कई टेक्निकल अड़चनें आ जाती हैं। जिस तरह से गाँव के लोग बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, वो दफ्तरों में जाते हुए उतना घबराते हैं। नि अपने जो है जनप्रतिनिधि या अपने नेता के पास आते हुए घबराते हुए नहीं है। हुँ, तो हम उनको गाइड कर देते हैं, बस इतना ही काम होता है, उनके काम हो जाते हैं। क्योंकि आज जिस तरह माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा को डिजिटलाइज़ किया, आज आप कोई भी आपको कोई रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ता है, जिसको डोमिसाइल भी बोलते हैं। आज आप अप्लाई करो, शाम तक बन के आ जाता है। गाँव के लोग बेचारे बहुत भोले होते हैं, वो कहते हैं जी ये बनवाना था, हम ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं, वो बन जाता है शाम तक। छोटी-छोटी करेक्शन है, किसी की हुँ, जो है डेट ऑफ बर्थ, हुँ, बड़े बुजुर्ग आदमी, बड़ा मतलब मैं कहूँ बहुत भोले लोग हैं यहाँ के, बड़े शरीफ लोग हैं। डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन, मैंने एक बाबा से पूछा, मैं बाबा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हुँ, उसने बताया, बोला वो पणिया काल पड़े थे जब जब का मेरा जन्म है। हुँ, तो अभी कंप्यूटर पे बैठा व्यक्ति कैसे हिसाब लगाएगा कि उस समय क्या वर्ष था? हुँ, तो बड़े मतलब भोले लोग हैं यहाँ के, हुँ, कि जब पानी वाला अकाल पड़ा था तब मैं पैदा हुआ था। हुँ। लेकिन ये जो दिक्कतें आप बता रहे हैं अभिमन्यु जी, जैसे 2 दिक्कतों का बड़ा ज़िक्र होता है। भई एक तो फैमिली आईडी हो गई, एक प्रॉपर्टी आईडी हो गई। और कहा जाता है कि दोनों मनोहर लाल जी के दिमाग की उपज थी, वो चाहते थे कि ये चीज़ें लागू हों। तो आपने तो उनके साथ काम किया है। तो फैमिली आईडी का मुद्दा काफ़ी उठ रहा है कि भई लोगों को बहुत दिक्कतें हैं उसमें, उससे लोग परेशान हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी को लेकर शहरी क्षेत्र में है। तो ये जो दोनों पायलट प्रोजेक्ट थे, आपको लगता है कि ये कितना सफल हो पाए हो आप लोग इनमें? देखिए, बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। परिवार पहचान पत्र, जिसको हम फैमिली आईडी हुँ, बोलते हैं, परिवार, तो उसमें क्या था कि सरकार के पास पूरे हरियाणा का डाटा है। आज कोई भी स्कीम, पहले क्या है, बहुत सरकारों में भेदभाव हुआ। पहले जो पार्टी का कार्यकर्ता या उस पार्टी का खास आदमी होता था, वो बीपीएल हो जाता था। कोई क्राइटेरिया नहीं था हुँ, सरकार के पास कि किसका, वास्तव में ही कोई क्राइटेरिया नहीं था पिछली सरकारों में। हुँ, जो पार्टी के चहेते लोग थे, चाहे वो कितना ही अमीर हो, उसको बीपीएल बना देते थे। हुँ, था कि नहीं है? आज सरकार ने क्राइटेरिया तय कर दिया कि कौन बीपीएल है, किसको कौन सी स्कीम मिलनी चाहिए। हुँ, मुख्यमंत्री जी आज चंडीगढ़ से देख सकते हैं कि मुझे किन परिवारों को क्या बेनिफिट देना है। वो शाम को एक बटन दबाए और सबको बेनिफिट चला जाएगा, उनके खातों में चला जाएगा। तो हरियाणा को कहीं ना कहीं एक टैग लगा हुआ हरियाणा पे, जैसा हमारा पहनावा है, बड़ा सादा पहनावा है, हमारी भाषा थोड़ी अक्खड़ है, हुँ, तो लोग मानते हैं कि बहुत अनपढ़ से लोग हैं, जो मैंने देखा। हुँ, मैं अदर स्टेटों में भी जाता हूँ, तो एक टैग लगा हुआ था। हुँ, इस टैग को हटाना बहुत जरूरी था। हुँ, वो एक ही माध्यम है, डिजिटलाइजेशन। हर काम ऑनलाइन है। आज हरियाणा देश के तीसरे पायदान पे है। तो वो कैसे हुआ? वो सब माननीय मनोहर लाल जी के प्रयास से हुआ। हुँ, माननीय नायब सिंह सैनी जी की कर्तव्य परायणता से हुआ। जिस तरह से वो आज कामों को इम्प्लीमेंटेशन करने में लगे हुए हैं, वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं उनके टूर प्रोग्राम देखता हूँ, हुँ। बहुत बातचीत होती है, मेरा बहुत लगाव है उनसे। एक जैसे कहते हैं ना छोटे बड़े भाई, तो उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे, इतना सिखाया कि मैं आज वो चीजें भूल नहीं सकता। हुँ। तो आपको लगता है कि नायब सैनी जी को यानी कि खट्टर जी को हटा के और नायब सैनी को लाना, इसका कितना फ़ायदा विधानसभा चुनाव में आपको मिलेगा? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है आपकी पार्टी की? देखिए, पार्टी की तो ये है कि एक संगठन है, इसमें सब पद बदलते रहते हैं, हुँ, कोई भी स्थिर नहीं है। हुँ, क्योंकि आज तक इतिहास को देख लो, कभी कोई स्थिर रहा है क्या? हुँ। समय की डिमांड होती है बदलाव। जी। तो मान नरेंद्र मोदी जी को भी सेंटर में अच्छे लोग चाहिए,
तो मनोहर क्योंकि लाल जी उनको को भी बुला देश चलाना है और माने मनोहर लाल जी उनके बहुत विश्वास पात्र आदमी, इसकी उनको जरूरत थी। तो उनको वहां बुला लिया। हाँ जी, बुला लिया बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से उन्होंने डिजिटलाइजेशन किया, जिस तरह से हरियाणा का एक नाम देश में, आप देखो ये किसानों का क्षेत्र है, लोग बहुत चिल्लाते थे कि 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का चेक। 2014 से पहले, जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी, आज हरियाणा का किसान गांव में बैठ के वो सरकार में एक बता सकता है कि मैंने अपने खेत में ये फसल बोई है, उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। सरकार को भी पता है। अगर आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा जिन इलाकों में बारिश कम हुई है उसको हम 2000 रुपए देंगे, ये उसी का परिणाम है, ये डिजिटलाइजेशन का परिणाम है। आज किस किसान ने कितना बाजरा बोया, किस खेत में कितनी सरसों की फसल है, सरकार को सब पता है। अगर कोई 19-20 होता है, कोई नुकसान होता है, कोई खरीदारी होती है, ताकि बाहर के स्टेट वहां बेच ना सके। आज राजस्थान के लोग, आज पंजाब के लोग, आज यूपी के लोग हरियाणा की मंडियों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? वो इसीलिए कि माननीय नायब सिंह सैनी जी ने देश में एक इतिहास बना दिया। पहला राज्य हरियाणा जहां पे सारी फसलें एमएसपी पे खरीद सकते हैं। ये कितना बड़ा एक बदलाव है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा। बहुत किसान हितैषी सरकारें रही हैं। मेरे मन में एक टीस हुई, बड़ी बड़ी टीस हुई, क्योंकि मैं खुद एक छोटे किसान का बेटा हूं। फसल हमारी, खेत हमारा, बोए हम। दिसंबर जैसे जाड़े के महीने में पाला पड़ता है, रात को फुहारे बदलने जाते हैं, लाइन बोलते हैं, लाइन बदलते हैं, उस फसल को काटे, हम मंडी तक ले जाएं। जब वो सरकार को बेचनी हो तो मंडी में दे दी, किसान का पैसा व्यापारी के खाते में आता था। मतलब व्यापारी का हमने ले खा रखा है क्या किसान ने? एक विडंबना। माननीय मनोहर लाल जी ने उन विषयों पे काम किया जहां तक आज तक सरकारों ने सोचा भी नहीं था। आज फसल बिकती है तो किसान के खाते में पैसा आता है, 24 घंटे में आ जाता है, 48 में आ जाता है, लेट आता है तो ब्याज सहित मिलता है पैसा। ये है परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी का फायदा। अच्छा, लेकिन आप जिस कोसली क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं या जिस जिस क्षेत्र को आपने अपना कर्म क्षेत्र बनाया है, वहां से जुड़ा एक मुद्दा है, और मुद्दा है अग्निवीर जो स्कीम आई, क्योंकि उस क्षेत्र से सबसे ज्यादा सैनिक भर्ती होते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी। तो ये जो स्कीम लागू की आपकी सरकार ने, इस पे बड़ा विवाद हुआ और आज तक वो चल ही रहा है, लेकिन आप कई घोषणाएं भी आप कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता जब आप कोसली में प्रचार करने जाते हो तो जो लड़के तैयारी करते हैं फौज की, पूछते होंगे कि वैसा भी हमारे साथ 4 साल वाला आप लोगों ने क्यों करा? बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ लोगों को पता नहीं स्कीम क्या है। देखिए, आप विश्व पे नजर घुमाएं, इजराइल जैसे देश ने तो कंपलसरी कर रखा है कि देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, उसको 1 साल आर्मी में देना ही देना पड़ेगा। मैं खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूं, मैंने बहुत उपलब्धियां की हैं। देखिए, आर्मी से जुड़ा व्यक्ति एक जीवन में अनुशासित व्यक्ति हो जाता है। वहां 4 साल जो है सरकार उसको ट्रेनिंग देती है, उसको पैसा देती है, वो कल को स्किल करके अपने गांव में आके कोई भी बिजनेस कर सकता है। सरकार की तो ये स्कीम है कि वहां से आने वाले व्यक्तियों को सबको नौकरी देंगे। कुछ राज्यों ने लागू किया, क्योंकि वो बहुत एक ट्रेनिंग, आज हम कोई भी नई नौकरी लेते हैं, कोई प्राइवेट हो सरकारी हो, नौकरियों में ट्रेनिंग देते ही उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो सारी ट्रेनिंग लेके आते हैं, उस ट्रेनिंग पे बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन एक समाज को सभ्य और शिक्षित व्यक्ति मिलता है जो किसी भी दिशा में, किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में, खेती बाड़ी में, कहीं प्राइवेट नौकरी में एक अच्छे से काम कर पाता है। एक देश को अच्छा नागरिक, तैयार किया हुआ नागरिक मिलता है, देश में अनुशासन मिलता है, बनता है।
समाज में एक बहुत भाईचारा, एक ट्रेंड व्यक्ति जो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को कई बार लोग भ्रमित कर देते हैं, मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो आप ये समझाते हो कोसली के लड़कों को जब आप जाते हो मैंने तो? बताया लोगों को, हाँ। भाई 4 साल ट्रेनिंग करके आओ, पैसा मिलेगा, यहाँ के काम करो, नहीं तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो लोगों को ये जागरूकता आ गई। वो कहते हैं तो बहुत अच्छी स्कीम है, आप इलाके में घूम के देखो। हमने बताया लोगों को, कहते हैं ये तो वास्तव में अच्छी चीज है। और आज मेरे ख्याल से दक्षिण हरियाणा के हर घर से एक आदमी आर्मी में है। और कई लोग तो कहते हैं कि मिनिमम 15 साल करना होता है आर्मी में। आज लोग 5-5, 7-7, 8-8 साल करके रिटायरमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जितनी सैलरी मिलती है उससे अच्छा तो मैं काम कर लूंगा, अपना बड़ा बिजनेस बना लूंगा। क्योंकि एक नौकरी में आदमी घर ही चला पाता है। अच्छा। व्यापार करके आदमी थोड़ा सा कंफर्ट जीवन जीता है, समाज की प्रतिस्पर्धा में देखता है कि भाई मैं भी वो जीवन जीऊं। तो आज वो बात नहीं है। अच्छा, एक मुद्दा और है, क्योंकि आप भी ओबीसी समाज से आते हैं और इलाका भी पूरा इसमें ओबीसी वोट बैंक अच्छा खासा है। आपकी सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर में बदलाव किया, अभी अमित शाह जी आए, उन्होंने ऐलान किया। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि जब आप ही की सरकार केंद्र में थी और उसमें 8 लाख की लिमिट और फिर आपने राज्य में उस लिमिट को 6 लाख रखा, और जब चुनाव आए तो ठीक आपने उस लिमिट को फिर से 8 लाख कर दिया, बढ़ा दिया। तो जब दोनों जगह आप ही की सरकार थी तो दोनों जगह अलग अलग क्राइटेरिया क्यों था? और क्या अब आपने ओबीसी समाज का वोट लेने के लिए ये एक दाव खेला है कि भाई चुनाव से ठीक पहले आप इसको 8 लाख कर दो? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कई बार जो अंतिम व्यक्ति होता है उस तक जो है सरकार के बेनिफिट, सरकार की स्कीमें पहुंच नहीं पाती हैं, बड़ी दिक्कत होती है। तो एक ये विचार था कि 8 लाख वाला व्यक्ति सरवाइव कर सकता है, जो नीचे के अंतिम व्यक्ति हैं, बिल्कुल नीचे पायदान के, उनको ज्यादा बेनिफिट मिले ताकि वो परिवार जल्दी से उठ सके, सरवाइव कर सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था। अब जब लोगों की डिमांड आई कि इसको 8 किया जाए तो 8 कर दिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो अंतिम व्यक्ति है उसको उठाने में बड़ी समस्याएं आती है। 8 लाख वाला व्यक्ति तो फिर भी समाज में सरवाइव करता है, जिसकी इनकम बिलो 1 लाख है, बिलो 2 लाख है, उन परिवारों को जीवन जीने में बड़ी परेशानियां होती हैं। तो नीचे के लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिले, इस स्कीम का ये उद्देश्य था। और लोगों की डिमांड आने पर हमने तुरंत कर दिया इसको, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, एक ई टेंडरिंग से जुड़ा मुद्दा हो रहा है अभिमन्यु जी। जी जी बिल्कुल। मनोहर लाल जी लेके आए और अब जसपा वाले कहते हैं कि हमने तो विरोध किया था लेकिन मनोहर लाल जी जिद पे अड़ गए और हमारे मंत्री को भी थपकी मार दी। देवेंद्र बबली उस समय पंचायत मंत्री थे। तो वो कह रहे हैं कि जो सरपंच लॉबी है या जो सरपंच है वो बीजेपी के खिलाफ हो गए और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में देखा कि भाई ये गड़बड़ होगी, तो इस वजह से अब नायब सैनी ने इसको फिर से रिवर्स कर दिया फैसले को। देखिए, जनता की डिमांड पे सरकार कोई भी फैसला चेंज करती है तो वो लोगों की डिमांड होती है, और डिमांड आई तो कर दिया। पहले भी लोगों ने कहा था, लेकिन उसको देख रहे थे कि भी कैसे अच्छा है, क्योंकि दिक्कतें क्या आती हैं, गांव में पैसा खूब आ रहा है पंचायतों में, लेकिन जब वो चीजें सरकार की देख रेख में होती हैं, पूरा टेंडर से होती हैं, तो वो पूरी हो जाती हैं। कई बार क्या है कि नीचे के ठेकेदार जो है टेंडर लेते हैं, कई बार वो बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं। तो लोगों ने ही ये चीजें बताई। अच्छा। कि भाई गांव में जिस तरह से आप पैसा दे रहे हो उस तरह से विकास नहीं हुआ, तो उसके एक प्रयास किया गया कि भाई इस तरह से किया जाए। तो लोगों का ये थी कि ये मॉडल ज्यादा सक्सेस नहीं है, तो उसको वापस कर दिया कि भाई ऐसे ही कर लो, क्योंकि लोगों की डिमांड आई कि सरपंचों को इतने पैसे आए, इतने पैसे आए, कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है और ठेकेदार जो है वो काम को समय पे पूरा नहीं कर पाते। कई बार जो है सरपंच के संबंधों का फायदा उठा लेते हैं, लोकल संबंधों का फायदा उठा लेते हैं, और इसलिए किया गया ताकि गांव में जिस तरह से सरकार से पैसा आ रहा है उसका पूरी तरह से गांव में लगे और उसका विकास पूरी तरह से हो। और जनता की डिमांड, सरपंचों की डिमांड आई तो उसको कर दिया गया। सरकार तो लोगों की इच्छा के अनुसार चलती है। देखो, जनता द्वारा बनाई गई सरकार
अगर जनता की सुन के उसको उस अनुसार नहीं करे तो वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं, तो मैं राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र करूंगा, बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, और उनका कहा जाता है कि भाई कुछ टिकटें उनके आशीर्वाद से मिलती है या वो अपने लोगों को दिलाते हैं, और ये हल्का तो जाटूसाना उनका पुराना हल्का रहा है, कोसली भी उनका एक मजबूत क्षेत्र है, उनका आशीर्वाद है, उनसे बातचीत है आपकी? देखिए, जब आदमी पार्टी, ये पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है, इसमें जब आदमी उतरता है तो सबसे आशीर्वाद लेके ही आता है, सबसे बातचीत करता है। टिकट का एक अलग विषय, वो संगठन ने देखना है। पार्टी के हर कार्यकर्ता का अधिकार है पार्टी के लिए काम करना, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, और इस पार्टी में उस तरह की गुटबाजियां नहीं होती हैं। टिकट का फैसला तो देखो संगठन करता है, वो ना किसी कार्यकर्ता के हाथ में, ना किसी नेता के हाथ में, एक नेता के हाथ में। वो तो सार्वजनिक एक सहमति बनती है, उसके बाद होती है, और राव इंद्रजीत सिंह का पूरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद है आपको? बिल्कुल पूरा पूरा आशीर्वाद है जी। जब वो पार्टी में है, पार्टी के साथ है, तो उनका पूरा आशीर्वाद है। लेकिन आजकल वो कह रहे हैं, बोला यार मुझे लगता है कि इतिहास बन गया कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे लंबे समय से राज्य मंत्री रहा है, और उनके साथी धर्मवीर ने कहा कि भाई केंद्र में मंत्री नहीं बनाया, मतलब बड़ा मंत्री नहीं बनाया राव साहब को, तो इस बात की नाराजगी है। देखिए, ये संगठन का काम है जी, हमारा काम नहीं है। ये तो सब संगठन तय करते हैं, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जिस तरह से पार्टी कहेगी उस तरह से चलते रहेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि उनकी वो खुलकर कई बार डिमांड रखते हैं अपनी, और मेरे साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं 2014 में आया तो मुझे प्रॉमिस किया गया, फिर हमने वेट किया 2019 में, तो उस समय भी मनोहर लाल जी को बनाया गया, तो उनकी भी एक टीस है मुख्यमंत्री बनने की, जैसे आपकी समाज सेवा की टीस है ना, उनकी भी टीस है मुख्यमंत्री बनने की। देखो, पार्टी को उनको जरूर विचार करना चाहिए। अच्छी बात, हमारे इलाके के नेता हैं, मैं तो चाहूंगा कि वो बन जाए। अच्छा, हाँ, मेरे लिए इससे अच्छी, इस इलाके के लिए इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन लोग हमारे नेता मुख्यमंत्री बन जाएं, इस इलाके का सौभाग्य होगा, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ बने। लेकिन लोग कह रहे हो बन तो जाए, लेकिन फिर मनोहर लाल जी नहीं चाहते कि वो बने। देखिए, ये तो विषय ऊपर का है। अच्छा, ना तो मनोहर लाल जी का है। आपने जैसे मनोहर लाल जी के साथ काम करा, इन दोनों नेताओं की ट्यूनिंग कैसी रही है? जैसे आप अगर उनके साथ थे तो भाई कोई काम पढ़ते होंगे, राव इंद्रजीत सिंह के यहाँ से भी कुछ चीजें आती होंगी, तो कैसी ट्यूनिंग थी मनोहर लाल और इंद्रजीत सिंह की? अच्छी ट्यूनिंग थी, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। पता नहीं लोग बाहर क्या बोलते हैं, और खूब बातचीत होती थी, खूब काम की बातचीत होती थी, खूब रैलियां हुई हैं गुड़गांव में, और इधर जब भी आना जाना होता, खूब अच्छी ट्यूनिंग है। कोई भी हो, उनके घर पे भोजन वगैरह आना जाना रूटीन की चीजें हैं। ये पता नहीं लोग कहाँ से, ये मीडिया एक उपज, और लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें लेके आते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। इस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी सांगठनिक मिट के आपस में मिलना जुलना, इस इलाके का विकास, सारी चीजें खूब हुई है। ये तो कुछ लोग होते हैं, वो उनका काम ही यही होता है। अच्छा। अच्छा, कोसली क्षेत्र में ना इस बार के लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा अभिमन्यु जी कि 72,000 के समथिंग लीड थी आपकी पार्टी के पास, अरविंद शर्मा जी के पास पिछली बार, और इस बार वो लीड तो खत्म हुई और 2 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीत के भी निकल गए। तो ऐसा क्या हुआ कोसली में, जहां आप 72,000 प्लस में खड़े थे, वहां आप 2 वोटों से हार गए इस बार? बड़ी दिक्कतें हुई। देखो, मैं बताता हूँ, एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को उस तरह से एक नहीं कर पाए, या वो अपनी वो नहीं जता पाए। लोग मुझे बताते हैं, ये लोगों को काम ज्यादा नहीं है, लोगों से संपर्क करना, उनके बीच में जाके बैठना, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। मैं ये बिल्कुल साफ आपके सामने बता रहा हूँ। मैं जब गांव गांव में प्रचार करता हूं तो लोग मुझे यही कहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि आए नहीं गांव में, विकास खूब हुआ, सरकार की स्कीमें खूब मिली, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई जिस आदमी को हमने बनाया, जिस आदमी को चुना, वो हमारे बीच में भी आके ना बैठे तो वो कैसा जनप्रतिनिधि। लोगों को काम की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं हम 1 साल 2 साल ना कमाएं तो भी हमें रोटी मिलेगी, क्योंकि हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय ऐसी है कि
वो ना भी कमाए तो बैठ के रोटी खा सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। लेकिन एक होती है कि भाई हमारा जनप्रतिनिधि हमारी सुने, हमारे बीच में आके बैठे, लोगों की छोटी-छोटी समस्याएँ वो दूर हो जाती हैं तो बहुत अच्छी है। कोई गली, कोई नाली नहीं बनेगी तो क्या लोग काम नहीं करेंगे या समाज रुक थोड़ी जाएगा? लेकिन जनप्रतिनिधि को उनके बीच में आके, बैठ के उनकी पीड़ा को, उनके दुख दर्द को, उनके खुशी गम को साझा करना ही चाहिए। अदरवाइज उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, संगठन का काम करे। तो आप लक्ष्मण जी को वापस संगठन में भिजवा के मारने? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैंने एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में कोई नहीं कहा। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, खूब बढ़िया, खूब काम कराए हैं, खूब अच्छे भजन गाते हैं, खूब अच्छी लोगों को साखियाँ सुनाते हैं। भजन तो विधानसभा में भी गा देते हैं वो, भजन तो अच्छे गाते हैं, ये बात आपने सही कही। ये मैं मानता हूँ इस बात को। विधायक खूब अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से कनेक्ट पब्लिक से टूट गया, वो एक बहुत बड़ी कमी रही है। वो मैं नहीं, इलाके के लोग बता रहे हैं, वो लोकसभा के इलेक्शन में देखने को मिला। लोगों को बस थपकी और प्यार चाहिए। अहिरवाल के लोग इतने भोले हैं, इतने आंदोलन आए, इतनी चीजें आई, कभी गए क्या सरकार के खिलाफ? क्योंकि वो सरकार से संतुष्ट है, सरकार की नीतियों से संतुष्ट है। आज भी जो सबसे अच्छा माहौल है वो दक्षिण हरियाणा में। गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ तक के लोग मेरे पास आते हैं। एक आपको बात बताऊं, एक बच्चा मुझे मिल गया तो मैंने खूब बताई, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई, मैं दूसरी सरकार की कमियां गिना रहा था। मैं कैसे दक्षिण हरियाणा के साथ हमेशा भेदभाव हुआ। जिस इलाके की सरकार होती थी वहां विकास होता था। आप इतिहास को उठा के देख लो, मैं मतलब ये किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा। बहुत उस इलाके में नौकरियां मिलना, ये दक्षिण हरियाणा के लोगों के दिल में एक टीस थी, उन्होंने बताया। लेकिन एक IITN बच्चे ने मुझे कहा कि हमारा नेता कैसा हो। एक नई बात, एक नया विषय उसने उठाया। उसने बताया कि हमारा नेता कैसा हो। बोला एक गांव के हुक्के से, गांव की चौपाल से लोग जिक्र करें कि इस बार फलां व्यक्ति को टिकट मिले तो वो एक अच्छा साबित होगा। फिर हमने भी लोगों के बीच में ये विषय कहा। लोग कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, हमारे बीच में प्रतिनिधि नहीं आया, ये कमियां होगी, वो कमियां होगी। पूरे हरियाणा में मैं घूमा, कई बार लोग कहते हैं कि जी हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कई बार लोग ही कह देते हैं कि जी ना सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि थोड़ा सा कुछ चीजों में कमी रह जाती है। तो एक नया विषय उस युवा ने छेड़ा, मैंने भी उसको छेड़ दिया है विधानसभा में, कि उसने कहा कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता अपना विजन बताए, उसका विजन क्या है काम करने का। क्या उसका विजन है डेवलपमेंट के प्रति, क्या विजन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति, क्या विजन है उसका एजुकेशन के प्रति, क्या विजन है उसका हेल्थ के प्रति। क्योंकि आज हरियाणा का व्यक्ति को रोटी की समस्या नहीं है, वो कुछ भी ना करे तब भी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि उसके खेत में इतनी फसल हो जाती है। तो उसने कहा कि हमारी जरूरत है, हमारा प्रतिनिधि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, हमारा प्रतिनिधि एक युवा होना चाहिए, जिसमें जोश हो, जिसमें जुनून हो, जो लोगों के बीच में रह के काम करे, जो आज तक इस इलाके में कमियां आई है, जिसको अनुभव भी हो। तो मैंने एक नया विषय छेड़ दिया। मैं कहा गांव के हुक्के से चर्चा चले और वो पार्टियों को बताएं कि फलां व्यक्ति को टिकट देंगे तो वो इलाके के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा साबित होगा। तो आप करेंगे लोगों के बीच से कोई नाम, कोई बीच से नाम आए, बिल्कुल वो बताएं कि हमारा प्रतिनिधि, जब जनता ने चुनना है अपना प्रतिनिधि, तो जनता बताए तो उसमें खराबी क्या है? कि अगर फलां व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी तो ये व्यक्ति जीत के आएगा, ये वास्तव में एक अच्छा विषय है। मैंने तो यहाँ तक अपने लोगों के बीच जाता हूँ तो यहाँ तक कहता हूँ कि भाई अच्छा प्रतिनिधि बताओ, हम उसके पीछे लग जाएंगे, उसके साथ लग जाएंगे। मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हर पार्टी के कार्यकर्ता को अधिकार है टिकट मांगने का, पार्टी का काम करने का।
पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का। समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं किसी कारणवश, उनकी कोई समस्याएं आती हैं, हर कार्यकर्ता को अधिकार है उसका काम कराने का। अच्छा, मैं अब एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा इस बातचीत का अभिमन्यु जी, और सवाल मेरा ये है कि नेता बहुत आते हैं, कोई किसी आस से आता है कि मुझे फलां व्यक्ति के आशीर्वाद से टिकट मिल जाएगी, मुझे ऐसे टिकट मिल जाएगी, और ट्राई सब मारते हैं अपनी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोसली से टिकट मिलती है और अगर आप जीतते हैं, तो जो आप विजन की बात कर रहे थे, तो कोसली के लिए क्या विजन है आपका? आप कैसी कोसली जो है वो लोगों को देंगे अगर आप विधायक बनेंगे तो? देखो, मैं अगर विधायक बनता हूं तो मैं सबसे पहला मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि मेरे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। आज लोग मंडियों में जाते हैं फसल लेके, अगर रोड अच्छी हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो उनको सुविधाएं रहेंगी। अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट इलाके में आए, अच्छे बड़ी फैसिलिटी मिली लोगों को। देखो, आदमी दूर क्यों जाता है? कहीं दिल्ली में जाता है, कहीं रोहतक में जाता है, कहीं हिसार में जाता है, कहीं चंडीगढ़ में जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। अगर अच्छे इंस्टीट्यूट हमारे इलाके में हो, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? आज एक पूरे देश में चर्चा है, नई बात बता रहा हूं आपको, पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूं, हमारे यहाँ के बच्चे हर साल यूपीएससी में 8 से 10 बच्चे जा रहे हैं। आज बहुत से लोग पूछते हैं, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, पूरे हरियाणा में घूमता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स भी पूछते हैं, भाई क्या खिलाते हो इरवाल के लड़कों को, बच्चों को? बोले आजकल यूपीएससी में, देश में। तो हमारा इलाका किस चीज में पीछे है? हमारा इलाका पीछे नहीं है। पीछे है तो कई चीजों में, कि अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट, अच्छी बड़ी चीजें अगर हमारे इलाके में आ जाएं, तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो एक किसान का बेटा है, वो ज्यादा पैसा खर्च कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी लिमिटेशन होती है। एक व्यवसायी का बेटा तो कहीं भी कुछ भी कर लेगा, लेकिन एक किसान के बेटे को बाहर जाके रहने के लिए, कोई कोचिंग लेने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं भी एक परिवार, ऐसे ही परिवार से संबंध रखता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में उन चीजों को देखा है करीब से। मेरा यही विजन है कि मैं अपने इलाके को एकदम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दूं, अच्छी हेल्थ सर्विसेज दूं, अच्छे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट लेके आऊं। आदमी की दो ही है, हेल्थ और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये करके दिखाया, उस सरकार का हिस्सा रहा हूं मैंने एक एक योजना को, एक एक पॉलिसी को बड़े नजदीक से देखा है, उसको पढ़ा है, उसमें बदलाव करवाया है। उसी बदलाव का परिणाम है जो आज हरियाणा में 24 घंटे बिजली मिल रही है। उसी बदलाव का परिणाम है जो आज यहाँ के गरीब किसान मजदूर के बेटे को नौकरी मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के। ये टीस है हमारे मन में कि हरियाणा बने कितने दिन हो गए, क्या लोगों को नेताओं की जूतियां उठा के नौकरियां मिलती रहेंगी? क्या लोगों को नेताओं के चक्कर काटने पड़ेंगे, उनके झंडे उठाने पड़ेंगे? यह बहुत शर्म की बात है। आज हम 21वीं सदी में हैं, और कैसे हरियाणा या कैसे देश में कल्पना कर सकते हैं कि एक युवा तो आईआईटी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, हमारे यहाँ के बच्चे आईएएस बन रहे हैं, देश में जुडिशरी में आज, ब्यूरोक्रेसी में आज दक्षिण हरियाणा टॉप पे है, और हमारे यहाँ का क्या है? हरियाणा की एक मतलब लोगों की, नेताओं की जूतियां उठाएं और तब लोग सरकारी नौकरी पाएं। मैंने एक उदाहरण दिया, एक वेटरनरी डॉक्टर गांव में आता है। मैं एक गांव में था, मैंने बताया, मुमताजपुर गांव में मैं एक जनसभा कर रहा था, सारा गांव इकट्ठा था। वहां का एक लड़का मेरे पास आया कि साहब बहुत मेहरबानी, मुझे नौकरी मिली है। गांव ने भी कहा, हमारे जो है गांव से 3 टीजीटी लगे, 2 वेटनरी डॉक्टर लगे, वेटनरी सर्जन, उसकी ऑनलाइन में ट्रांसफर वहां आ गई थी। तो उसने मुझे मैंने गांव के बीच में कहा, ये लड़का कैसा है? बोला जी बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं कहा, अगर ऐसे इंटेलिजेंट भर्ती किए तो हमारी सरकार ने किए हैं। अगर ये थोड़ा सा अनपढ़ होता या ये सिफारिश से भर्ती होता और थम इसने गांव में बुलाते और भैंस के गलत सुआ ला देता तो क्या हाल होता?
आज मिनिमम भैंस 80,000 से 3 लाख रुपए तक की भैंस आती है। वो भैंस भी मर जाती है मगर थारे। तो लोगों को पता लगा कि वास्तव में इस सरकार ने वो काम किया है। एक अयोग्य डॉक्टर गांव में जाएगा और भैंस के दूसरा सुआ ठोक देगा तो किसान को तो वो 5-4 साल लग जाएंगे वो 3 लाख रुपए रिकवर करने में। तो ये फायदा भी है एक। तो जिस तरह से हरियाणा में एक आमूलचूल परिवर्तन हुए वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है और उस सरकार का मैं हिस्सा रहा हूं। एक एक चीज को बड़ी नजदीकी से देखा है, बड़ी नजदीकी से ब्यूरोक्रेट्स के साथ संघर्ष किया है कि इसका ये होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो पॉलिसी बना के लाके दे देते हैं आपको, आपको देखनी पड़ती है उसमें बीच में कहां कहां क्या क्या खामियां हैं, किस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है ताकि वो गांव के मजदूर किसान तक पहुंच सके। ये है मुख्य काम। सरकारें बहुत आई चली जाएंगी, लेकिन आज मैं गर्व से चौड़ी छाती करके कह सकता हूं, आज कोई हरियाणा में विपक्ष का आदमी भी ये कह सकता है कि माननीय मनोहर लाल जी ने 2 रुपए का भ्रष्टाचार किया। आप मुझे बता दो, मैं गांव में छाती चौड़ी करके कहता हूं इस बात को। गांव के लोग कहते हैं बात तो छोरा तू ठीक कह रहे हो। एक बाबू मेरे तनु बोलो खट्टर तेरा राज में बाजरो गए जहाज में। मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं कहा बाबा ये क्या बात है। उस बुजुर्ग ने बताया मुझे, बोला मैं 5 एकड़ का जमींदार हूं, यहां पानी है नहीं ज्यादा, ट्यूबवेल में बोरिंग हर साल 2-4 फुट नीचे चला जाता है, बाजरो छिड़क दे बारिश होगी तो हो जा, और पहले तो डांगरा ते चरानो पड़ा कर, तो खुद खा लेता या डांगरा ने गिर देता। आज बोला उसके इतने अच्छे भाव मिल रहे हैं, हमारे लिए इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस इलाके में सरकार की स्थिति ठीक है, लेकिन सिर्फ इस इलाके से तो बात नहीं बनेगी ना। सरकार बनानी है तो आपको बाकी जगहों से भी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए ऐसी बात नहीं, मैंने ये लिखा कि मैं पूरे हरियाणा में घूमता रहा हूँ। सबसे अच्छी स्थिति यहाँ है। यहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव है सरकार के प्रति। पूरे हरियाणा में अच्छा माहौल है, ऐसी बात कहीं नहीं है कि अच्छा ये तो मेरा इलाका है, ये इलाका मुझे प्यार करता है। जब मैं इलाके में जाता हूं तो माताएं मुझे कितना आशीर्वाद देती हैं, आपको बता नहीं सकता। इसलिए मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है कि भी मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, इस मिट्टी से मेरा जुड़ाव है, ये वीरों की भूमि है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा बता रहा हूँ। बाकी हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल है। मैं करनाल लोकसभा का जो है कोऑर्डिनेटर रहा, तो वहां भी इतना अच्छा माहौल देखा मैंने। बाकी जगह तो सारी जगह जाना हुआ, खूब एक एक विधानसभा में हमने दौरे किए, कि गांव में गए हैं, लोगों की समस्याएं सुनी है। तो आप श्योर हैं कि सरकार बना रहे हैं आप तीसरी? बिल्कुल, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अभिमन्यु जी मेरे साथ थे, कह रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि इनको टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा उसको लेकर भी श्योर है क्या आप? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये संगठन का काम है। चलिए, हमारा काम एक पार्टी कार्यकर्ता का काम सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, वो मैं कर रहा हूं। तो इनको टिकट मिलता है या नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और इनकी जो पहचान है वो ये आरएसएस से जुड़े रहे, जैसा इन्होंने बताया, पूर्णकालिक भी रहे, मनोहर लाल जी के साथ इनकी ट्यूनिंग अच्छी है, उनके साथ काम किया है। इनफैक्ट वो ही इनको जो है लेकर गए भाजपा में जब इनको पूर्णकालिक बनाया, और फिर नायब सैनी जी के साथ इन्होंने काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी काम किया। तो जो नेता अपने सारे चैनल एक्टिवेट करते हैं टिकट के, वो चैनल तो इनके दिख रहे हैं कि एक्टिवेट है, लेकिन टिकट मिलेगी या नहीं ये अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि चीज़ें कुछ समय बाद क्लियर हो जाएंगी। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि जब इनके बारे में मैं पढ़ रहा था तो कई जगहों पे ये लिखा कि अभिमन्यु आईएएस जो है वो आईएएस थे अभिमन्यु जी। तो आईएएस की सर्विस इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं करी है, कोई सर्विस इन्होंने नहीं की है। बहुत सी जगहों पे ऐसा छपा है कि जब ये ओएसडी बने तो उस समय आईएएस थे, लेकिन ये आईएएस नहीं रहे कभी भी, और रियल एस्टेट का काम रहा है या फिर पार्टी के लिए काम किया है। और अब कोसली क्षेत्र में एक्टिव है, वहां से टिकट मांग रहे हैं, और देखते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन
10 सीटों से घटकर 5 पर आ गया, लेकिन पार्टी फिर भी दावे कर रही है। नायब सैनी लगातार नई घोषणाएं कर रहे हैं और उनका कहना है कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। तो आपको बातचीत कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और आपसे लगातार इस तरह के इंटरव्यूज में हम नए लोगों को मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।